बदलते भारत की शान। आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। कैंसर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। एक ऐसी बीमारी है जिसका असर दुनिया के लगभग सभी देशों में है। इसका पता चलते ही रोगी के साथ साथ पूरे परिवार में एक डर का माहौल बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कैंसर जितना पहले डरावना था, क्या अब भी उतना ही डरावना है? जवाब है नहीं। जी हाँ, जवाब है नहीं। इस नहीं का कारण है इलाज के बेहतर होते तरीके। पुराने ज़माने में लगभग लाइलाज मानी जाने वाली कैंसर को अब ना सिर्फ उसका इलाज संभव है, बल्कि बहुत से मरीज ठीक होने के बाद भी सामान्य जिंदगी जीने लगे हैं। जी हाँ, भारत के जाने माने क्रिकेटर युवराज सिंह को ही अगर हम लें तो वो भी कैंसर को हराकर फिर से मैदान में उतरे हैं और खूब चौके और छक्के लगा रहे हैं। जी हाँ, आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम कैंसर के उपचार में हो रही प्रगति पर ही बात करने वाले हैं। हमारा विषय है कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में नई उन्नति। जी हाँ, अगर इस बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी इसी समय हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज के विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच 4 मेहमान हैं। आइए आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर रंजीत साहू। आप एम्स नई दिल्ली के कैंसर विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हैं। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर डोडुल मंडल। आप एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल साकेत से हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप एम्स में ही सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रह चुके हैं और अभी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे चौथे मेहमान हैं श्री देवेंद्र सिंह जीना जी, जो कि एक मिसाल हैं, जो कि 1999 से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, फिर भी उनमें एक जज्बा है बीमारी से लड़ने का। तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा अपने कार्यक्रम में। बातचीत शुरू करने से पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों ने न सिर्फ हमारा जीवन आसान बनाया है, बल्कि कई ऐसे कामों में भी संभव कर दिया है जिन्हें पिछले पीढ़ी के लोग असंभव समझते थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान अविश्वसनीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसी के दम पर आज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज संभव हो पा रहा है। कैंसर को ठीक करने के लिए आमतौर पर कई तरह के उपचारों को शामिल करना पड़ता है, जैसे कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा के साथ साथ सर्जरी। इनमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या हार्मोन थेरेपी भी शामिल हो सकती है। दूसरी ओर विकिरण चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए ऊर्जा किरणों को नियोजित करती है। ये ट्यूमर के आकार को कम करने और उन्नत कैंसर से जुड़े लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि समय के साथ साथ कैंसर के इलाज में बेहतरी आ रही है। विज्ञान जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में कैंसर का इलाज और पुख्ता होगा। जी हाँ, आपने देखी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर डोडुल मंडल,
जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया जी। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है अगर हम भारत देश की बात करें और पूरी दुनिया की बात करें, कैंसर की क्या स्थिति है वर्तमान में? जी, बहुत ही अच्छी सवाल हैं और मैं आपको और दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। कैंसर को एक मॉडर्न डे एपिडेमिक माना जा रहा है आजकल, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कई डिकेड्स में, कई सालों में, पिछले 50-60 सालों में इसका नंबर ऑफ न्यू केसेस हमेशा बढ़ते जा रहा है और इसको अभी के अभी कोई घटने का कुछ इमीडिएट कोई दिशा हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा। एक ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से आज के दिन में पूरा दुनिया में 5 करोड़ कैंसर के मरीज हैं, जिसमें हर साल नए नए 2-2 करोड़ मरीज ऐड होते जा रहा है। इसमें करीबन 1 करोड़ महिलाएं हैं और 1 करोड़ पुरुष हैं। अच्छा। तो ये नंबर जो है, ये नंबर हमेशा बढ़ रहा है और ये प्रोजेक्शन जो है, जो ग्लोबल रिपोर्ट के प्रोजेक्शन के हिसाब से अभी जो हम साल में 2 करोड़ नया मरीज देख रहे हैं, ये 2040 तक जाके 3 करोड़ में पहुंचेगा। अच्छा। और ऐसे रिपोर्ट के हिसाब से बच्चों में भी ये कैंसर का नंबर बढ़ रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम सोचते हैं कि कैंसर एक एवर इंक्रीजिंग डिजीज है, एक बढ़ने वाला बीमारी है और एक टाइम आएगा 2040-2050 तक जब ऐसे कोई घर नहीं रहेगा जहाँ पे कैंसर का कोई मरीज ना हो। बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में एक कैंसर की रोगी पेशेंट होंगे। बिल्कुल। तो इस बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए और हमें चर्चा भी करना चाहिए। बिल्कुल। जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हमें डेफिनेटली एडवांसमेंट के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी भयावह स्थिति आपने बताई है और चर्चा की तो बेहद आवश्यकता है इस विषय पे। डॉक्टर मानधनी, आपका रुख करना चाहेंगे डॉक्टर साहब। जो जैसे कि डॉक्टर डोडुल ने बताया कि हर घर में जो इन्होंने पिक्चर जो स्थिति बताई कि आने वाले वर्षों में क्या रहेगी, तो डॉक्टर साहब इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, जैसा आप हमारे देश की हम बात करते हैं तो आप देखोगे कि कैंसर के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जी। तो हर बार ये प्रश्न जरूर आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है जी। तो आप देखिए कि हमारा देश का जो पॉपुलेशन है, नाउ वी आर हाईएस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, नंबर 1 आ गए। ठीक है। और लास्ट ईयर हमने लास्ट इलेक्शन में वी हैड एडेड ए कंप्लीट ऑस्ट्रेलिया एज ए न्यू वोटर्स। जी जी। तो अभी जो जैसे एजिंग बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जो एज हो रहा है, कैंसर इज ए डिसीज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। पहली चीज समझ रहे। तो जैसे जो उम्र बढ़ने वाली है वैसे वैसे कैंसर के मरीज और बढ़ेंगे। नंबर ही इतना ज्यादा है पॉपुलेशन का, तो आपके कैंसर के फिगर्स भी डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं इसमें। अब हमारे देश की जो स्थिति है और बाकी स्थितियों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप तंबाकू का सेवन देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ द पॉपुलेशन हैव स्मोकिंग तंबाकू किसी न किसी फॉर्म में। नियरली 80% तो च्यूएबल तंबाकू है, बाकी स्मोकिंग के रूप में रहता है। अल्कोहल, हाँ, अल्कोहल से एक है इसमें देखा जाएगा। फिर बाकी देखिए कि जो हमारे देश में अडल्ट्रेशन का आप देखोगे कि जैसे मिलावट, जैसे हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स अपने सब्जियों में, फ्रूट्स के लिए आर्टिफिशियल राइपनिंग, कीटनाशक, हमारे कीटनाशक जो बहुत ज्यादा दूसरा है ना, ये जैसे कीड़ों को मार रहा है तो आपके शरीर पे भी डीएनए डैमेज कर रहा है, तो इससे भी कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं। आप कभी सुने होंगे कि दूध में भी यूरिया बाल के मिलावट हो रही है, सब्जियों में भी इस तरह से आर्टिफिशियल कलर्स यूज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इसका दुष्परिणाम कैंसर के रूप में जरूर हो रहा है। आप साथ साथ में देखिए कि HIV के जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं देश में, HIV रिलेटेड कैंसर्स बढ़ रहे हैं। ट्रांसप्लांट के जो मरीज है, पोस्ट ट्रांसप्लांट मैलिग्नेंसीज भी काफी बढ़ रही है इसमें। फिर इन्फेक्शन जो है, जैसे इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड वैक्सीन जो कैंसर्स है, जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, एनल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर जो है, ये इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर है। अगर हिपेटाइटिस से आप देखें तो हिपेटाइटिस से मरीज इतने ज्यादा है देश में, तो हिपेटाइटिस रिलेटेड जो SCC बोलते हैं, लीवर कैंसर, ये इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर भी काफी बढ़ रहे बिकॉज ऑफ द पुअर हाइजीन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में एक साथ इकट्ठे होने के कारण, पॉपुलेशन के नंबर के कारण और साथ साथ में एजिंग पॉपुलेशन के कारण हमें इसका एक एक्सप्लोजन जैसा दिख रहा है, जो कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे, अभी बता ही रहे थे। और आप देखेंगे कि ICMR का एक फिगर आया जिसमें बोला गया कि बाय 2040 1 in every 10 person विल हैव कैंसर, मतलब 10 में से एक आदमी को कैंसर होएगा। तो इमेजिन करिए 140 करोड़ की जो जनता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, हालांकि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता यह है कि सरकार इस बारे में बेहद सचेत है और भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर अपने कार्यक्रम इस दिशा में चलाते रहते हैं। और मैं डॉक्टर रंजीत साहू का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर हम इलाज पे आएँ तो इस वक्त मुख्य क्या क्या ट्रीटमेंट या इलाज उपलब्ध है? अभी केमोथेरेपी तो है ही, वो एज ओल्ड है, केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं।
फिर आजकल इम्यूनोथेरेपी इस ईरा को बोल रहे हैं, दिस इज द ईरा ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो पहले जब हम लोग सारे कैंसर सेल्स को किसी दवाइयों के सहारे मारते थे, आजकल हम लोगों का अप्रोच थोड़ा अलग हुआ है। जैसे इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम को हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि वो जाके जो कैंसर के जो कणे हैं उसको वो समाप्त करें। देखिए इम्यूनोथेरेपी नॉर्मली इम्यूनिटी हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शन के पॉइंट से, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, आपकी इम्यूनिटी कैसी है और उसने वायरल इन्फेक्शन को खत्म कर दिया। जी। कैंसर होने का एक कारण है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ठीक से काम नहीं करती। तो आजकल ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिससे आप अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको आप फिर से एक तरह से स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, सो दैट जी। और आजकल सारे कैंसर्स के हम लोग क्यों हो रहा है, बेसिकली क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, क्या उसमें जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज हैं, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग दवाइयाँ उसी कैंसर के लिए जो है हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले ब्लड चढ़ाते थे, ब्लड तो ब्लड होता है, लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि देयर आर ब्लड ग्रुप्स। बिल्कुल। किसी का ए पॉजिटिव है, उसको ए पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं प्रिसिजन मेडिसिन। तो बहुत सारे कैंसर का ऐसे हम लोग कर चुके हैं, जरूरत के मुताबिक। एग्जैक्टली जैसा कैंसर वैसी दवाई। बिल्कुल। तो उससे भी काफी सारा सक्सेस हम लोगों को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। और जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो है कि हम लोगों को पता है कि आजकल दवाइयों से क्या क्या टॉक्सिसिटीज होती हैं। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी दवाई से किस तरह की टॉक्सिसिटीज होती हैं। तो हम लोग का जो सपोर्टिव केयर है, जो दवाइयाँ हम लोग देते हैं, ये जो केमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ, इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी काफी मात्रा में अभी उपलब्ध हैं। तो पहले जितना सुधार हुआ, जितना खराब था बेसिकली, आजकल उतना वो है नहीं। आजकल वो सारी चीजें नॉर्मल किसी कंडीशन के जैसा ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल। इस बीच स्काइप से देवेंद्र सिंह जीना जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि 1999 से कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी कैंसर से लड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और आप अपना सवाल पूछिए। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार आदित्य जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं 1999 में जब मेरी एज 37 की वजह से CML डिटेक्ट हुआ था जी जी, तो उस समय तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। तो इनिशियली आई वाज ऑन हाइड्रिया, फिर मैंने 1 साल तक इंटरफेरोन इंजेक्शन लिए जी जी। फिर उसके बाद मैं इमेटिनिब पे आया जी। तो 2013 तक मैंने इमेटिनिब पे मैं रहा। उसके बाद रेसिस्टेंस आया था, फिर मैंने डिसेक्टिव स्टार्ट की थी। मेरा ट्रीटमेंट बेसिकली मैंने टाटा बॉम्बे से शुरू, KGMC से, टाटा बॉम्बे से आपके राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट भी गया, और एम्स में भी मैंने करवाया है, और मेदांता में जी। तो अभी मेरी पोजीशन ये है कि फिर डिसेक्टिव 2014 में स्टार्ट की, तो उससे मेरे लंग्स में फ्लूइड वगैरह आ गए थे जी। तो दैट टाइम आई वाज वेरी क्रिटिकल, माय पोजीशन वाज वेरी मच क्रिटिकल। तो मैं मेदांता में एडमिट रहा एक महीना लगा जी। तो उन्होंने फ्लूइड वगैरह निकाला। देन उसके बाद मुझे उन्होंने निलोटनिब प्रिस्क्राइब की जी। तो निलोटनिब में मैं पिछले निलोटिब 400 सुबह 400 शाम, मैं उसमें पिछले 8 साल से जो है उसमें मैं उस पे हूँ निलोटिब, और स्टिल आई एम सर्वाइविंग। तो अभी मुझे ये कहना, मैं आगे फिर आपसे और क्वेश्चन करूँगा जी। अब डॉक्टर मानधनिया या डॉक्टर रंजीत, जो भी आप इनके सवाल का जवाब देना चाहें। जरूर जरूर। देवेंद्र जी, आप लाइन पर बने रहिए, डॉक्टर साहब आपका सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अगर आप इनका सवाल याद रखें तो मैं उनको ले लेता हूँ कार्यक्रम को देखते हुए। गुरविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। गुरविंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर जी। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। एक तो आप अपना मोबाइल से कॉल मत करिए, और दूसरा जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, और टीवी बंद कर दीजिए। अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ हमें, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। किसकी रोकथाम कैसे करें?
कैंसर की रोकथाम कैसे करें, ये सवाल है इनका। सतर्क किस तरीके से? ठीक है, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। कैंसर की रोकथाम कैसे करें, प्रिवेंशन, हाँ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, कैंसर प्रिवेंशन की जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना, हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हम इस डिस्कशन में आप अगर ध्यान देंगे तो हम बार बार यही बातें बोलना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कैंसर का नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है और करीब करीब ये दिखा जाता है कि 60% कैंसर जो है वो हमारा लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि स्मोकिंग, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, यानी बहुत लंबी देर से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, एक्सरसाइज नहीं करना। तो ग्रेजुअली जो दिखा जा रहा है कि ऐसे कारण से कैंसर का नंबर ज़्यादा होती है आजकल। सो इन्फेक्शन, पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइटरी पैटर्न, तो ये सारी चीज़ों से जो कैंसर होती है इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कभी भी कहीं पे भी कोई गांठ या कोई एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है, जैसे कि बहुत दिनों से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दिनों से खांसी हो रही है, कहीं पे गांठ बहुत दिनों से पड़ी हुई है, कहीं पे पेन हो रही है, बहुत दिनों से हेडेक हो रही है, तो ऐसे जो भी चीज़ है, फिर कहीं पे कोई घाव हुआ है और जो ठीक नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली कोई कैंसर स्पेशलिस्ट से आपको सलाह करनी है। ज़रूरत के हिसाब से आपको टेस्ट करनी है, ज़रूरत होगा तो बायोप्सी करनी है, स्कैन करनी है, कैंसर को जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उसको ट्रीट करना है। बिल्कुल, तो यही है जो सक्सेस स्टोरी का राज होती है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इन बातों का आप ख्याल रखिए। और डॉक्टर मानधनिया, देवेंद्र सिंह जी जो सर्वाइवर हैं, उनका आप सवाल ले लेते हैं। क्या प्रश्न क्या था इनका? जो पहले देवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए थे, अगर जो भी एक्सपर्ट उनके सवाल को समझ पाए हैं, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रंजीत। देवेंद्र जी एक बहुत अच्छे उदाहरण है जी आज के डेट के कैंसर का। जी जैसे CML एक तरीके का कैंसर है जी, और इनका बहुत पहले मालूम चला था। जब उनका बीमारी मालूम चला था तब हम लोग उसको ब्लड कैंसर ही बोलते थे और उसका कोई दवाई वगैरह ऐसा था नहीं। जी हाइड्रोक्सीयूरिया CML को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, इंटरफेरॉन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो दवाई इन्होंने सबसे पहले चालू करी थी इमाटिनिब, जी इमाटिनिब को बोला जाता है मैजिक बुलेट। इमाटिनिब के आने के बाद CML का जो ट्रीटमेंट है वो एक स्तर से पता नहीं 100 स्तर ऊपर चला। अच्छा, क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी। तो आज के डेट में CML को हम लोग नहीं बोलते कि ये ब्लड कैंसर है। हम लोग हमेशा मरीजों को ये समझाते हैं कि ये ब्लड कैंसर का बहुत पहले का स्टेज है, क्योंकि सारे के सारे जो CML होते हैं वो एक क्रोनिक फेज करके है, वहां पे वो डिटेक्ट होते हैं। तो उसको हम लोग आज के डेट में इन दवाइयों के सहारे हम लोग ये भी नहीं बोलते कि ये भाई कैंसर है। लेकिन जिन मरीजों ने उस दवाई का सही तरीके से उपयोग किया नहीं, उनमें ये कैंसर बन सकता है। पूरा फुल फ्लेजेड जो ब्लड कैंसर है वो परिवर्तन हो सकता है, उसको ब्लास्ट क्राइसिस हम लोग बोलते हैं। जी, अब देखिए, इनको सबसे पहले इमाटिनिब चला। जब इमाटिनिब पहले शुरुआत हुई थी, जो अगली दवाई का जो इजाद हुआ, जो डैसेटिनिब, वो भी उन्हें चला है। वो करीब करीब उसमें 5 साल और लगे। तो आज के डेट में अगर हम लोग एक कैंसर को समझ जाते हैं और उसकी दवाई हम लोग बना लेते हैं, उस दवाई पे जब ये कैंसर आहिस्ते से फिर से बढ़ता है तो हम लोगों के पास दूसरी और तीसरी दवाइयां भी हैं। जी, जैसे उनको दूसरी दवाई चली डैसेटिनिब। अब डैसेटिनिब पे उनको थोड़ा साइड इफेक्ट हुआ, तब तक जो तीसरी दवाई है वो भी आ चुकी थी, उसे बोलते हैं निलोटिनिब। जी, तो अभी निलोटिनिब में क्या है, और आज के डेट में अगर एक CML का पेशेंट ठीक से डायग्नोज हो जाता है, सबसे पहले पकड़ा जाता है, तो उसकी जिंदगी और एक नॉर्मल पर्सन की जिंदगी उसके एज के हिसाब से दे विल लिव जस्ट द सेम। उनमें कोई असमानता नहीं है जीने की। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही पॉजिटिव बात डॉक्टर रंजीत ने बताई है। देवेंद्र जी, हम आपका रुख फिर से करेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक एक जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप है बाराबंकी से। नंद स्वरूप, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि सर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कितने प्रकार का कैंसर होता है और कैंसर का प्रभावी इलाज कौन सा है? ठीक है, डॉक्टर सुशील। देखिए, कैसा है कि आपका पहला प्रश्न है कि किस सिम्टम्स के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि अभी डॉक्टर डूडल ने बताया, डूडल जी ने बताया था कि देखिए कैसा है कि कैंसर के कुछ
लक्षण होते हैं और उस लक्षण को कई बार हम निग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी गांठ हो, जैसे स्तन में गांठ है जो एक तरह की बन रही है, बड़ी हो रही है, पीरियड्स के साथ में चेंज नहीं हो रही है, निपल में से खून आना, बगल में गांठ आना, आवाज में से चेंज होना, निगलते समय दर्द होता है किसी को, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मतलब अगर आपका वजन कम हो रहा है पर इसका कोई कारण नहीं समझ पा रहे, जैसे शुगर है या बाकी कुछ कारण है तो, या फिर एक तरह का बुखार रहना, हीमोग्लोबिन कम होना, संडास में से खून जाना या पेशाब में से खून जाना, या महावरी बंद होने के बाद में खून जाना महावरी की जगह से, या पेट में पानी भरना, छाती में पानी भरना, ये जो सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो हमारा सलाह रहता है कि भाई आप एक्सपर्ट से जरूर मिले और कैंसर का सिम्टम का भी संभावना जरूर रखें। अच्छा। अब दूसरी चीज, इनका प्रश्न दूसरा क्या था इनका? डॉक्टर साहब यही था कि किस तरीके से हम क्या एहतियात बरतें हैं। वो देखिए कैसा है कि इसमें जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में हमारे देश में कैसा होता है ना कि हम ट्रीटमेंट पे बहुत जोर देते हैं, पर प्रिवेंशन दो तरह के होते हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो सबसे महत्वपूर्ण है, और सेकंड होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि जो कैंसर जिससे हो सकता है आप उसको निकालिए आपकी जिंदगी से। तो ये है तंबाकू, अल्कोहल, इन्फेक्शन, आपकी जो ओबेसिटी, हाई जो वेट गेन हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे आप इसमें, दिस आर, अगर आप इसको रोक सके तो आपका जो कैंसर होने की जो संभावना है काफी कम, दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या था कि ऐसी कोई जांचें है जिससे कि हम कैंसर के सिम्टम हुए बिना भी हम पकड़ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली है। जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर में मानते हैं तो हम मैमोग्राफी बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए हम पैप्समियर बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए पीएसए की जांच होती है, कोलोनिक कैंसर के लिए सीए की जांच होती है, या संडास में से खून आना जो दैट इज कॉल्ड ऑकल्ट ब्लड। ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के चांस है जहाँ पे कैंसर जरूर है पर हम बहुत जल्दी पकड़ ले रहे हैं। बिकॉज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर में, द अर्ली डायग्नोसिस द बेस्ट क्योर। मतलब जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा वो उतने ज्यादा क्योर होगा। पर इससे भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैंसर हो ही नहीं, इसके लिए हम ज्यादा प्रेशर लेना चाहिए। बिल्कुल, दो बातें तो बड़ी साफ साफ डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर तंबाकू, जो कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, तंबाकू में जो अधिकतर कैंसर है उनका प्रमुख कारण है, अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर साहब। उसमें भी तंबाकू में भी एक चीज हमने देखी है कि जो आप देखोगे कि आपके दादा परदादा भी देखोगे तो 40 साल 50 साल से तंबाकू खा गए, तो उसमें जो कैंसर का जो ड्यूरेशन रहता है वो 30 साल 40 साल। पर आप अगर जो अभी खर्रा देखते हो जो सुपारी वाला, उसमें हमने देखा है कि जनरली जो कैंसर की होने की संभावना लेस देन 10 ईयर्स है। तो इसका मतलब है कि इसमें सुपारी में या तो कोई प्रकार का केमिकल है या तो सुपारी में कोई ना कोई प्रकार की इंप्योरिटी जो इसके जो दुष्परिणाम को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देती है, कई गुना बढ़ा देती है। इस बीच हमारे एक अंतराल का समय हो चुका है ब्रेक का, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक से। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर डोडुल, अगर हम प्रगति की बात करें, जैसा कि हमारा आज का विषय भी वही है, क्या एडवांसमेंट, क्या प्रगति हुई है और मरीजों को उसका फायदा किस तरीके से पहुंचा, इस विषय में हम जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। और इसमें मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देना चाहूँगा कि प्रगति हमारा यानी डेवलपमेंट ओवरऑल कैंसर लैंडस्केप में कैसे हुई है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग से जो डॉक्टर मंधनिया अभी बोल रहे थे, तो मैमोग्राफी के बारे में हम सब लोग सुन चुके हैं, जो भी थोड़ा से पढ़े लिखे हैं आजकल मैमोग्राफी सब जानते हैं जी। उसी का जो एडवांस्ड फॉर्म है आज के दिन में हम कहते हैं कि टोमोसिंथेसिस जी। तो टोमोसिंथेसिस और कई बार हम मैमोग्राफी के साथ अल्ट्रासाउंड को कंबाइन करते हैं जी। अब ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में आज के दिन में ग्रेजुअली एमआरआई की रोल बहुत आगे आ रहा है। तो टोमोसिंथेसिस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई
ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हम लंग कैंसर की स्क्रीनिंग बातें करते हैं तो उसमें लो डोज सिटी स्कैन की रोल आ रहे हैं। हम कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट और कोलोनोस्कोपी की रोल आ रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें PSA टेस्टिंग की बात आती है। जब हम कैंसर प्रिवेंशन के एडवांसमेंट की बात करते हैं तो उसमें वैक्सीन आ जाते हैं। जैसे कुछ कुछ आप लिवर कैंसर वैक्सीन से रोक सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर आप वैक्सीन से रोक सकते हैं। फिर कुछ वैक्सीन होते हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ भी होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली की कैंसर में यूज़ होती है। कुछ वैक्सीन यूज़ होते हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होती हैं। फिर हम एक्चुअल ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं, जिसमें कि कैंसर में हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर की मेन 3 ट्रीटमेंट होते हैं। सर्जरी होती है, रेडिएशन होती है, सिस्टेमिक थेरेपी यानी जिसको हम कन्वेंशनली केमोथेरेपी कहते हैं। तो अगर हम सर्जरी की बात करते हैं तो ग्रेजुअली आज के दिन में हम और ज़्यादा देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी की रोल आ रही है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की यानी की होल सर्जरी बहुत आगे आ रहा है। जब कोई ब्रेन ट्यूमर होता है तो वहाँ पे नेविगेटेड और नेविगेशन उसकी रोल आ रहे हैं। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें आज के दिन में मशीन्स पुराना ज़माने से बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं। जैसे कि हम इमेज गाइडेड रेडिएशन की बात करते हैं, हम टोमोथेरेपी की बात करते हैं, हम पार्टिकल बीम थेरेपी की बात करते हैं, हम साइबर नाइफ की बात करते हैं, हम एक्स नाइफ की बात करते हैं। तो इससे क्या होती है कि रेडिएशन मोर पिन पॉइंट, मोर एक्यूरेट होती है, जिससे कि ट्यूमर कंट्रोल होने के चांसेस यानी क्योर होने के चांसेस ज़्यादा होती है और नॉर्मल सेल्स को नुकसान होने का जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि बड़ी उपलब्धि। जी, जब हम सिस्टेमिक थेरेपी यानी केमोथेरेपी की बात करते हैं तो डॉक्टर साहू ने ऑलरेडी स्टार्ट किया ही है कि हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हम इसके बारे में बात करते हैं, जिससे कि रिस्पॉन्स और भी अच्छा हो, साइड इफेक्ट्स कम हो। और एक पहले जो कॉन्सेप्ट था कि एजेड पेशेंट में यानी जिसका एज बहुत ज़्यादा है उसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो न्यू थेरेपीज जो आई है, कई बार हम देखते हैं कि 75, 80, 85 ईयर्स के एज में भी पेशेंट ये आराम से टॉलरेट कर लेते हैं, साइड इफेक्ट्स उतना नहीं होते हैं। बिल्कुल। रोबोटिक्स की बात आ जाती है आजकल के दिन में, जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट में जैसे सर्जरी में भी हो, रेडिएशन में भी हो या फिर केमोथेरेपी में भी रोबोट की इस्तेमाल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है जो आज के दिन में लेटेस्ट ट्रेंड है। जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडीज में दिखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वेंशनल स्क्रीनिंग से भी एक्यूरेट है। तो हर एक चीज़ों में आज के दिन में एडवांसमेंट हो रही है, प्रगति काफ़ी हुई है। एग्जैक्टली। और इसका बेनिफिट क्या हो रही है, जो आपका दूसरा सवाल है, हम चीज़ों को और भी जल्दी डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्शन हो रही है, ट्रीटमेंट मोर एक्यूरेट हो रही है, ट्रीटमेंट से साइड इफेक्ट कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। तो यही हमारा कैंसर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, कम हो रही है, गोल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, बढ़ रही है। यस, तो यही हमारा गोल है कि अर्ली डिटेक्शन, टाइमली ट्रीटमेंट, एक्यूरेट ट्रीटमेंट, लेस साइड इफेक्ट और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उपलब्धि है, बेहद उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की और हमारे डॉक्टर्स की। और डॉक्टर मानधनिया फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये पैट स्कैन का अक्सर जिक्र होता है कि कैंसर के डॉक्टर्स पैट स्कैन का टेस्ट अक्सर लिखते हैं। ये टेस्ट होता क्या डॉक्टर साहब, इसके क्या फायदे हैं? और बुजुर्ग लोगों में जैसे जैसे एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है, कैंसर का खतरा बढ़ने के कारण के पीछे भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए कैसा होता है कि ये जांच एक तरह की, आप जैसे आंखों से देखते हो आपको एक लेवल तक दिखेगा, फिर चश्मा लगा के या दूरबीन से देखते हो एक लेवल तक दिखेगा, पर उसकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे सोनोग्राफी का एक अपना लिमिटेशन था, फिर सिटी स्कैन से काफ़ी सेल्स पता चल जाते थे, पर कई बार ऐसा होता था कि आपको बोन स्कैन भी करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि ट्यूमर है तो इसमें एक्टिव ट्यूमर है कि डेड ट्यूमर है, या तो फिर ये ट्यूमर सही में ट्यूमर है कि बिनेन है, मुझे नॉन कैंसरस है, ये कैसे पता चले? तो इसके लिए कैसा होगा कि एक रेडियो आइसोटोप, जैसे कैंसर का कोई सेल होता है और एक नॉर्मल सेल होता है, तो एक समझो एक नॉर्मल सेल एक सेकंड में एक बार डिवाइड होता है, तो कैंसर समझो एक सेकंड में 100 बार होता है। अब उसको शुगर ज्यादा लगने वाला है, नॉर्मल सेल्स को तो डेफिनेटली कम लगेगा क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन कम है। तो ये जो रेडियो आइसोटोप, तो इसको शुगर से कंजुगेट करते हैं, कंजुगेशन करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब सेल्स लेगा तो नॉर्मल सेल एक ही शुगर ले रहा है तो कैंसर से 100 ले रहा है, तो वो उस तरह से गामा कैमरे में रेडिएशन भी इफेक्ट देगा उसमें बाहर में। तो हमको पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे ये हॉटस्पॉट है जो कि संभावना कैंसर की हो सकती है, सो दैट वी कैन हैव ए प्रॉपर करेक्ट डायग्नोसिस। सेकंड इज द ऑर्गन ऑफ डायग्नोसिस, मुझे किस जगह से, कई बार क्या होता है ना कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कैंसर तो दिख रहा है पर वेयर इज द ओरिजिन,
प्रोटीन, ये भी नहीं समझ पाते। थर्डली इसमें कैसा होता है कि आप पूरे ऑर्गन्स के साथ साथ में आप बोन भी देख सकते हो कि बोन में कैसा है। और पेट स्कैन में और बड़ा एडवांटेज एक होता है, कई बार जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। तो हाउ यू आर गोइंग टू एसेस। तो अगर कई बार कैसा होता है सीटी स्कैन करते तो ट्यूमर जैसे 10 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का दिखता, अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि 2 सेंटीमीटर का डेड ट्यूमर है कि इसमें लाइफ है, तो कैसे करें। तो उसके लिए ऐसी बायोप्सी बचती थी जो कि संभव नहीं हो पाता था कई बार। पर नाउ पेट स्कैन से कैसा होता है कि जैसे अब रेट्रोपेटेड मास है, कीमोथेरेपी दे दिया, 10 का 2 सेंटीमीटर हो गया, अगर पेट स्कैन में अपटेक नहीं दिखाता इसका मतलब क्या है, ये डेड है, नेक्रोटिक है। सो ये रिस्पांस असेसमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। डॉक्टर कोई नुकसान भी है इसके क्या? अब देखिए रेडिएशन वगैरह जनरली अगर आप नुकसान कब होता है जब कोई चीज को हम एक्सेस कर लेते हैं। जी जी। तो जनरली अगर नॉर्मल वे में करते हैं तो मोटा मोटी इसमें कोई नुकसान नहीं है। पर कई बार मैंने देखा है कि इसका अनावश्यक यूज जब होता है कि भाई हर 2 महीने में कर रहे हैं, हर 1 महीने में भी कई बार देखे मैंने, तो ये चीज गलत है। हमें कोई भी हथियार को संभाल के यूज करना चाहिए ताकि उसके मैक्सिमम एडवांटेज ले सके और डिसएडवांटेज ना दे। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। डॉक्टर रंजीत सर आपका फिर से रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अक्सर टीबी के मरीजों में कैंसर भी देखा जाता है, HIV के मरीजों में भी कैंसर देखा जाता है। डॉक्टर साहब क्यों, क्या इसके पीछे क्या आपस में, थोड़ा उस विषय में हमें प्रकाश डालें। देखिए, शरीर एक इन्फेक्शन और कैंसर को अलग नहीं समझता जी। शरीर की इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है उसी के ऊपर ये पता चलता है कि मरीज को कैंसर होने वाला है या टीबी होने वाला है। HIV एज इट इज वो एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो ये एक अच्छा मॉडल है जो दिखा सकता है कि इन्फेक्शन और कैंसर ये दोनों आसपास जुड़े हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं जिनको कैंसर और टीबी साथ में है जी, या टीबी कैंसर से पहले हुआ है या कैंसर या उसके इलाज के दौरान भी हुआ है जी। ऐसे भी बहुत मरीज देखे हैं हम लोगों ने जिनमें कैंसर होने के बाद जब कैंसर ठीक भी हो जाता है उसके बाद इन्फेक्शन टीबी का हुआ है जी। इन दोनों में क्या रिलेशन है इट इज स्टिल नॉट क्लियर। अच्छा। लेकिन इसका जो एक कॉमन लिंक है वो है बॉडी की इम्यूनिटी। अच्छा, प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है ज्यादातर मरीजों में जी। बिल्कुल। देवेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे। आपको अगर आप मेरी आवाज़ आ रही है तो अपना सवाल, आपको अभी डॉक्टर साहब ने जवाब दिया था कि आप उससे संतुष्ट हैं। अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब डॉक्टर साहब ये कि अभी जैसे इमेटिनिब से जैसे 9 साल के बाद रेसिस्टेंस आ गया, कि अगर निलोटिनिब से सपोज कोई रेसिस्टेंस आता, कोई नई दवा और इसकी बनी है, ये एडवांसमेंट के बारे में और लाइफ कितनी इसकी है अभी, और क्योंकि 24 इयर्स तो मुझे हो ही रहे कंप्लीट मोर और लेस। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं देवेंद्र जी। और डॉक्टर साहब उनके सवाल का जवाब ये जान के बहुत खुशी हुई बेसिकली कि आप अभी तक इस तरह के ब्लड की प्रॉब्लम है, मैं उसे कैंसर नहीं बोलना चाह रहा, आप अभी भी हम लोगों के साथ हैं। और देखिए निलोटिनिब के बाद भी इसमें और दवाइयाँ हैं जैसे, और उपलब्ध और अप्रूव्ड भी हैं, जैसे एसिमिनिब करके एक दवाई है वो निलोटिनिब इंडिया में अवेलेबल है सर। एसिमिनिब इंडिया में अवेलेबल होने वाला है, लेकिन हाँ जिन मरीजों को ज़रूरत है उनके लिए ये कॉम्पैशनेट एक्सेस है इसका, तो आपको ये दवाई मुफ्त में मिल सकती है। जैसे एम्स में बहुत सारे मरीज हैं जिनको ये एसिमिनिब चल रहा है, जिनमें ये बाकी सारे 3 दवाइयाँ फेल हो चुकी हैं। और एक दवाई है जिसका नाम है पोनाटिनिब। पोनाटिनिब जिनमें वो निलोटिनिब पे भी रेजिस्टेंस हो जाता है, देन पोनाटिनिब से वो फिर से वो रिस्पॉन्स आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से और ये 2 दवाइयाँ अभी अप्रूव्ड हैं, और 4 दवाइयाँ हैं जो अभी अर्ली क्लिनिकल ट्रायल में हैं और अप्रूव होने वाली हैं। सो यू शुड नॉट वरी। जाना जी के लिए मुझे एक चीज़ बतानी थी जी कि आप ये जो दवा चल रही है इसमें 2-3 चीज़ों का आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि आप दवा रेगुलर लें। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसका दवा का और आपके खाने का ड्रग का क्या इंटरेक्शन है, उसके हिसाब से लेना जरूरी है। और तीसरी चीज़ मैंने देखा कि कई बार ना कई लोग ये दवा के चलते हुए साथ में अल्टरनेट मेडिकेशंस भी लेते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि ये जो अल्टरनेट मेडिकेशन है ये दवा का क्या साइड इफेक्ट करेगा या दवा के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। कई बार कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो लीवर के मेटाबॉलिज्म को डबल कर देती है, तो आपकी दवा अगर 1 रुपये की है तो 50 पैसे ही रहेंगी। तो ये चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। कई बार कैसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिस के साथ में अगर ये दवा लेते हैं एंटी टीबी ड्रग के साथ में, तो इसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। रिफाम्पिसिन जैसा एक ड्रग है उसमें, तो आपकी दवा के डोसेस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है इसमें। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये सब प्रिकॉशन लेना जरूरी है, बिकॉज आप
अगर ये नहीं करते तो आप आपके सेल्स को रेसिस्टेंस की तरफ भेज रहे हैं और डेफिनेटली आपकी थेरेपी फेल हो सकती है इसमें। बिल्कुल देवेंद्र जी, जैसे कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर वो बातें आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, वरना आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से अगर कुछ आपको समझ में ना आया हो। जी मैं कह रहा हूँ इसके जैसे साइड इफेक्ट मेरे जो है निलोटलिब जब से ली इधर 3-4 साल से क्रिएटिनिन लेवल, मेरा क्रिएटिनिन लेवल 2 के आसपास रहता है। वैसे जनरली मतलब मैं तो 1 घंटा वॉक भी करता हूँ डे टू डे बेसिस पे और जो है प्राणायाम भी करता हूँ। तो क्रिएटिनिन और बढ़ सकता है इससे या उसका क्या है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। देखिए, क्रिएटिन के लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखने की, जो दवा अपना काम कर रही है, जो दवा थोड़ा बहुत नुकसान कर रही है, आपको उसको कैसे रोकना है और उसको कैसे बढ़ने से रोकना है। आप जैसे कई बार देखेंगे कि क्रिएटिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हाइड्रेशन, जो कि बहुत निगलेक्ट करते लोग पानी नहीं पीते बराबर। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं रहेगा तो आपका डेफिनेटली किडनी का एक्सक्रीशन खराब हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि आपको किसी भी प्रकार से ओवर द काउंटर पेन किलर्स नहीं खाने हैं, क्योंकि ये आपके किडनी पे असर करेंगे और ये क्रिएटिन लेवल को डेफिनेटली फर्क करेंगे। ड्रग इंटरेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। कई बार मैंने देखा कि मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, पेशेंट जो कैंसर के मरीज होते हैं वो कहीं ना कहीं वो अल्टरनेट मेडिकेशन, ये जड़ी बूटी, ये बबूती, ये सब चीज़ें चलती रहती है। इसका भी ये जो टॉक्सिन मेटल्स होते हैं इसमें कई बार, जो कि आपकी किडनी पे डेफिनेटली साइड इफेक्ट करते हैं। तो आप ये चीज़ से अगर बचते हैं तो मुझे लगता है कि दवा का बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हाइड्रेशन, वाटर इंटेक शुड बी वेरी गुड। बिल्कुल देवेंद्र जी, आप हाँ डॉक्टर साहू आपका रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा जिक्र हुआ। डॉक्टर साहब, किस तरीके से कैंसर के मरीजों की मदद कर सकती है? क्या आज की स्थिति है, अगर हम आज की स्थिति की बात करें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन में आ रहा है, वुड से नॉट इन कैंसर, पूरे मेडिसिन में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे वो रोबोट के जैसे समान है, इसमें कोई ह्यूमन इमोशंस नहीं है। और ये पैटर्न रीडिंग इसकी बहुत अच्छी मानी जाती है जी। जैसे एक चीज को यहाँ पे हम लोग 3 डॉक्टर बैठे हैं, एक चीज को हो सकता है मैं ट्यूमर बोलूं, अगर बहुत कम साइज है तो हो सकता है डॉक्टर मंदनिया और डॉक्टर दोदुल बोलेंगे शायद हो सकता है, या कोई बोले कि शायद ना हो। लेकिन उस पीरियड इस पॉइंट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो है या तो नहीं है। और ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक पैटर्न को पकड़ के वो उसी के हिसाब से आंसर देता है। तो जजमेंट उसका सही रहता होगा। तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओवर द इयर्स जो डॉक्टर्स की हैं, वो बार बार उसको सिखाई जाती है सो दैट इट वर्क्स वेल। स्पेशली हम लोगों के जैसे देश में जहाँ पे इतने नंबर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम समय में आपको आंसर दे सकता है। अच्छा, लेकिन आज के डेट में अगर मैं बताऊं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या स्कोप है, स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन यूज के हिसाब से इट शुड बी ओनली ऑन अ क्लिनिकल ट्रायल बेसिस। अच्छा, अभी ये कॉमन यूज में अभी तक आया नहीं है। अभी मरीज को अभी डायरेक्ट फायदा इस आज की डेट में नहीं पहुंचा पा रही, लेकिन भविष्य में संभावनाएं हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे एक ब्रेक का इस पॉजिटिव नोट के साथ समय हो गया है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर डोडल, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर आप एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, क्या एडवांसमेंट, स्पेशली अगर मैं रेडिएशन की बात करूं, रेडियोथेरेपी की बात करूं, हुए हैं हाल फिलहाल में? जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले उसके बारे में बस बोलना चालू किया था। सो
रेडिएशन जो है, अगर हम देखते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट का डॉक्टर, मैं यहाँ पे एक छोटा सवाल और जोड़ना चाहूँगा कि जो आम जनमानस के दिमाग में रहता है कि भाई मैं एक्सरे कराने जा रहा हूँ, मैं ना कराऊँ, कई लोग अपना जजमेंट देते हैं उससे भी मुझे हो जाएगा, या मैं उधर से गुजर रहा हूँ, मैं तो ये तरह। तो मैं ना आपका ये सवाल से इसी का आंसर सबसे पहले देता हूँ कि हर एक पेशेंट, हर एक बंदा का, नॉर्मल बंदा जो नॉर्मल इंसान है, उनका हर एक साल कितना रेडिएशन बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं, उसका हर एक कंट्री के हिसाब से एक डिफाइंड लिमिट होती है जी। जैसे हमारा देश में है AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जी, इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनल एसोसिएशन फॉर रेडिएशन जो उनका कमीशन है। सो ये हर साल अपना अपना गाइडलाइंस पब्लिश करते हैं जो स्ट्रिक्टली हर एक जगह पे माना जाता है कि एक बंदा को, एक इंसान को हर साल कितना रेडिएशन अलाउड है, उसका सीमा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और उस सीमा के अंदर जरूरत है तो आपको डेफिनेटली एक्सरे करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई टेस्ट नहीं कराएंगे जहाँ पे ये जरूरत है, तो जरूरत जहाँ पे है वहाँ पे तो करनी चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो उसमें ये डर नहीं रखना है कि इससे मेरा खतरा क्या है। डर ये ज्यादा होना चाहिए कि अगर ये टाइम पे पकड़ में नहीं आया, अगर इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो आने वाला टाइम क्या होने वाला है। जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 से वो स्टेज 2 में पहुंचेगा, स्टेज 2 से स्टेज 3 में पहुंचेगा, स्टेज 3 से 4 में पहुंचेगा, और एक ठीक होने वाला बीमारी आपका हाथ के बाहर चला जाएगा। जहां पे हम इसको नॉर्मल लाइफ दे सकते थे, वहां पे हम फिर बात करने लगे कि 6 महीने लाइफ है, 1 साल की लाइफ है। तो ये सब डर दिल से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल राइट वे इज, आप डॉक्टर्स को पूछिए, एक्सपीरियंस जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट हैं कि क्या ये जरूरी है, और जरूरी है तो साल में हम कितना बार कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान का लिमिट और एक कैंसर जिसका डायग्नोसिस हो चुका है उसका लिमिट अलग अलग होती है। जहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि कई बार प्रेग्नेंट लेडी या फिर बच्चों में हम कहते हैं कि रेडिएशन से बिल्कुल दूर रखना है जी, तो वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन अगर वही प्रेग्नेंट लेडी कैंसर डायग्नोसिस लेकर आते हैं तो उनके लिए लिमिट चेंज हो जाती है जी। वही बच्चे को अगर कैंसर होता है तो उसके लिए सिर्फ फिर वो लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये समझना जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर, आपका जो पहला सवाल था कि रेडिएशन में क्या क्या आज के दिन में एडवांसमेंट हुई है, तो एक टाइम था जब हम देख चुके हैं कि पेशेंट को चमड़ी में पेन से दाग लगा दिया जाता था कि यहाँ पे रेडिएशन होना है, फेफड़े में या फिर पेट में या फिर टंगों में एक बॉक्स बनाया दिया जाता था, और पेशेंट को मशीन के ऊपर काउच में लेटवा जाता था, मशीन एक बार सामने से एक बार पीछे से या दोनों साइड से ट्रीटमेंट हो जाता था। तो ये है हिस्टोरिकल एज। अब उस एज से हम बहुत आगे एडवांस हो चुके हैं। सो हम आज के दिन में जो बात करते हैं रेडिएशन की, उसमें हम बात करते हैं लीनियर एक्सीलरेटर की, और ये बोला जाता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए आज के दिन में, जहाँ भी अफोर्डेबिलिटी है वहाँ पे लीनियर एक्सीलरेटर होनी चाहिए। अच्छा, अब लीनियर एक्सीलरेटर एक जेनेरिक टर्म है, जैसे हम बोलते हैं कि गाड़ी खरीदनी है, 4 व्हीलर खरीदनी है जी। अब लीनियर एक्सीलरेटर में भी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स हुए हैं, जैसे कि हम एक टाइम पे कॉन्फॉर्मल रेडिएशन की बात करते थे अर्ली 90s में, 80s में। अब वहाँ से हम नेक्स्ट एडवांसमेंट में आए, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। उसका जो नेक्स्ट एडवांसमेंट हुआ है उसको हम कहते हैं कि आर्क थेरेपी जी। फिर उसके साथ हम इमेज गाइडेंस या फिर इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी को कंबाइन करते हैं। फिर अगला एडवांसमेंट हुआ है उसको, जिसको हम कहते हैं हेलिकल टोमोथेरेपी, जहाँ पे रेडिएशन एक स्पाइरल फैशन में पेशेंट के शरीर के अंदर जाता है। ये सब हो गया लीनियर एक्सीलरेटेड बेस्ड ट्रीटमेंट जी। कुछ जगह में हमें बहुत ही छोटा ट्यूमर को या बहुत ही स्मॉल एरिया को ट्रीटमेंट करनी होती है, जिसके जैसे एक दाना जैसा, जैसे कि ब्रेन में कोई ट्यूमर स्प्रेड हो रखा है बहुत ही छोटा, ऐसे कुछ एक्यूस्टिक न्यूरोमा है, कुछ बिनाइन ट्यूमर है जो कि क्योरेबल है लेकिन ट्यूमर का साइज बहुत छोटा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेडियो सर्जरी जी। अब ऐसे रेडियो सर्जरी ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे हम एडवांस्ड लीनियर एक्सीलरेटर से करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स नाइफ। एक और मशीन है जिसका नाम है साइबर नाइफ जी। जैसे लीनियर एक्सीलरेटर की अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट में आ रही है एमआर लाइनर, जहाँ पे मशीन के साथ एक एमआरआई मशीन को इंटीग्रेट किया जा रहा है, सो दैट सॉफ्ट टिश्यू और भी अच्छे से दिख जाता है ट्रीटमेंट के टाइम पे, ताकि हमें एक्यूरेटली रेडिएशन डिलीवरी हो जाए। बिल्कुल, इससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन में पार्टिकल बीम थेरेपी जी। जैसे कि प्रोटॉन बीम थेरेपी हो गया, जैसे कि कार्बन आयन थेरेपी हो गया। अब इससे फायदा क्या होती है, जैसे हम एक्सरे बेस्ड ट्रीटमेंट या लिनेक बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे शरीर के अंदर रेज एक साइड से आता है, दूसरे साइड से निकल के चला जाता है। अब जो पार्टिकल बीम थेरेपी होती है वो बॉडी के अंदर जाके ट्यूमर को हिट करता है, उसके बाद बिल्कुल वहीं पे रुक जाता है, तो इसके कोई एग्जिट डोज नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, ओवरऑल शरीर के अंदर जो रेडिएशन की डोज होती है वो कम हो जाता है। अच्छा, फायदा क्या है, जैसे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में अगर हम ये यूज कर सकते हैं, तो इसमें देखा गया है कि सेकेंड मैलिग्नेंस या रेडिएशन इंड्यूस्ड जो कैंसर का रिस्क होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अच्छा, तो अभी ये सब चीज़ हम एडवांस
उसमें बातें करते हैं, प्रगति की बात तो हम जो एडवांसमेंट में की बात करते हैं उसका फायदा क्या क्या होती है कि एक्यूरेटली डिलीवरी ऑफ रेडिएशन, टारगेटिंग द ट्यूमर, नॉर्मल टिश्यू जो है शरीर का, जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको सेव करना, सेकेंड कैंसर का चांसेस को कम करना, और कैंसर क्योर का चांसेस को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। बस यही है एडवांसमेंट। फायदे आपने बताए हैं और हम आशा करते हैं कि लोगों तक, आम जनता तक ये फ़ायदे पहुंच रहे होंगे। और डॉक्टर मानधनी आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब अगर कीमोथेरेपी की बात करें, अक्सर मरीज़ बताते हैं कि उन्हें बाल झड़ने की समस्या हो रही है, उनकी इम्यूनिटी कम, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। क्या सुधार हुए हैं कीमोथेरेपी की अगर बात करें? देखिए, अगर हिस्टोरिक जैसे बोलते हैं, हिस्टोरिकली देखा जाए तो कीमोथेरेपी वॉज एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अच्छा, ठीक है, उस समय नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस लीक हुई थी, सेल्स कम हो गए, तब पता चला कि ये इससे WBC के सेल्स को ट्रीट कर सकते हैं, उसको ल्यूकीमिया के ट्रीट किया। पर पता चला कि फिर बाद में कुछ सिंगल ड्रग्स आए, फिर पता चला कि हम 2-4 ड्रग्स को साथ में कर सकते तो शायद रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर होगा, तो मल्टीपल ड्रग्स आए। फिर भी देखा गया कि एक लेवल के बाद में उसका प्लाटो आ गया। अच्छा, फिर नए ड्रग्स भी और आने लगे जिससे कि रिस्पॉन्सेज बढ़े और साइड इफेक्ट्स कम हुए। फिर उसके बाद भी एक प्लाटो आया कि अब इसके आगे बढ़े कैसे, ताकि अपन रिस्पांस भी बढ़ाए, क्यूर भी बढ़े और साइड इफेक्ट्स भी कम हो। तो फिर उसका सोचा है कि भाई क्यों ना ऐसा कुछ ट्रीटमेंट हो जिससे कि हम कैंसर के सेल्स को ही किल करें और नॉर्मल सेल्स को उसका कम से कम डैमेज हो। तो देयर केम दी कंसेप्ट ऑफ टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी का मतलब है कि हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कैंसर सेल्स को। अब वो टारगेट बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, रिसेप्टर टारगेट हो सकता है, म्यूटेशनल टारगेट हो सकते हैं, DNA लेवल पर टारगेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उसका उद्देश्य यही था कि क्यूर रेट्स बढ़ाए। तो जैसे बहुत अच्छा उदाहरण जाना साहब है, ये इनको टारगेट थेरेपी नाम से ही यूज किया जा रहा है। जैसे इमेटिनिब पे जो BCR-ABL जीन होता है उसको टारगेट करती है, पर आप देखेंगे कि इसका रिस्पांस क्या ड्रामेटिक है। इनकी बीमारी को ब्लड कैंसर से, डायबिटीज जैसी होगी ना, क्रोनिक डिजीज जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। या डेफिनेटली, जिसमें आप पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमारी इसको है या नहीं है। आप अगर अब लंग कैंसर देखो तो एक जमाने में इतना खराब माना जाता था कि कीमोथेरेपी से हार्डली 6-8 महीने, क्योंकि जनरली लंग कैंसर जो आते हैं 90% के ऊपर में स्टेज 4 आते हैं। पर अब ऐसे हमें पता चला है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो कि एक कैंसर को बढ़ा रहा है। दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग म्यूटेशन। आपके पास गाड़ी है, कोई गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर तो होगा ना, तो ये अगर हम वो ड्राइवर को ढूंढ पाए, अगर उसी को हम टारगेट करते हैं, उसी को किल करते हैं, तो आपकी गाड़ी भागेगी नहीं। तो सेम इज विद कैंसर सेल्स। तो उसमें जैसे EGFR म्यूटेशन है, तो अगर आप देखोगे कि स्टेज 4 मरीज आते हैं हमारे पास में लंग कैंसर के, छाती में पानी, बोन्स में बीमारी, लीवर में फैला हुआ, कुछ ऐसी ओसिमोटिनिब जैसे नाम की दवा बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसको देते 3 महीने बाद आप पेट स्कैन करते हो, कहीं कुछ भी नहीं, कंप्लीट रिस्पॉन्स है। तो ये तो कभी सोचा ही नहीं गया था, कभी इमेजिनेशन से बाहर थी ये सब चीजें। तो कि अभी मुझे आश्चर्य की बात ये होती है कि भाई पेशेंट ये गोली खाते हैं, सालों साल जिंदा रहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। फिर भी ऐसा लगा कि अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो हमने ये देखा कि भाई क्यों ना हम इम्यूनिटी को यूज करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम हो रही है सब इम्यूनिटी लेवल पे होती है। इम्यूनोथेरेपी की आपने बात की थी। तो जो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है ना कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को ही आप इतना पावरफुल कर दे, इतना बढ़ा दे, जनरल लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई वो कैंसर के सेल्स को कंट्रोल करे या तो उसको किल करे। तो इम्यूनोथेरेपी का ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके कारण ये होता है कि जो इम्यून सप्रेशन हुआ है उसको एक्टिवेट करे ताकि ये कैंसर को किल करे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और देवेंद्र सिंह जीना जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर आपके कोई सवाल अपने से संबंधित हैं तो डॉक्टर रंजीत से आप पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मतलब मैंने यही कहा कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ मतलब अभी कितनी, कोई ऐसा रिसर्च में कुछ आया है कितनी है करके कैंसर पेशेंट की, CML वाले की? देखिए, जिस स्टेज में आपका CML है, इसमें आपके एज के हिसाब से अगर किसी एक नॉर्मल बंदे को हम लोग कंपेयर करें तो उनसे आप कुछ कम नहीं जिएंगे। आप उतना ही जिएंगे जितना एक नॉर्मल बंदा जिएगा, लेकिन दवाइयों के साथ। जी, मैं BCR-ABL लेवल वैसे 0.02 रहता है, 22। ये बता रहा है कि आपका जो शरीर में जो कैंसर के जो कण है वो बहुत ज़्यादा कम है। जी, ये टेस्ट ये बता सकती है कि जो आपके पूरे शरीर में अगर कैंसर का कण हम लोग देखें 0.02% का मतलब अगर करीब 1 लाख हम लोग समझे तो उसमें 60 कणे हो सकता है ब्लड कैंसर के हों, बाकी सारे नॉर्मल कणे हैं आपके ब्लड। देवेंद्र सिंह जीना जी, हम आशा करते हैं कि आप दीर्घायु हों और इसी के साथ हम आपको शुक्रिया करना चाहेंगे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब मैं तीनों मेहमानों से, तीनों एक्सपर्ट से संदेश लेना चाहूँगा। डॉक्टर रंजीत, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के डेट में
कैंसर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जी। किसी भी फैंसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है जी। मेरे ख्याल से जब हम लोगों को डॉक्टरों को दिखाना होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए, उसका जो लिमिट है उसको और नीचे करना चाहिए जी। ऐसा नहीं कि जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तब हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करें जी। मेरे ख्याल से छोटे मोटे दिक्कतों में भी अगर हम लोग अपने लोकल फिजिशियन को कांटेक्ट करें जी। ये सारी चीज़ें इतनी अपरंट होती हैं कि ये पता चल ही जाती हैं जी। तो आप लोगों को वो अगर वो खुद इलाज कर पाएँ तो वो करें, जी। नहीं तो वो फिर जो डॉक्टर इसके जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके पास वो भेजते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बिल्कुल, फॉलोअप की बात कर रहे हैं हम डॉक्टर रंजीत, और अब हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर मानधनिया। क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज है? देखिए, संदेश तो बहुत सिंपल है, जो सबको पता है कि लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर बार बार आपको चीख चीख के सिम्टम्स बताता है कि पेट में दर्द है, संडास में से खून जा रहा है, छाती में गांठ है, आवाज में बदल आ गया। आप इसको निगलेक्ट मत करिए, नज़रअंदाज मत करिए, और हो सके तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल दीजिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहे, खराब जो भी चीज़ें हैं, सिम्टम्स है या इन्फेक्शंस है या चीज़ें, रोकथाम पे ज़्यादा जोर दें रादर देन ट्रीटमेंट पे जैसे, और कोशिश करें कि जो उम्र के साथ में जो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, आप साल में एक बार जरूर अपना हेल्थ चेकअप पूरा करा ले, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि अर्लियर स्टेज के जो कैंसर है ऐसी बारी पकड़ में आते हैं। जरूरी है कि हम कैंसर के लिए करें, पर ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और एक पॉजिटिवनेस रखे कि भाई अगर बाय चांस डायग्नोज भी होता है तो इसका मतलब है डेथ नहीं है, इसमें आज कंप्लीट क्योर हो सकता है बाकायदा अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और तुरंत आपका ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश है। डॉक्टर डोडल, आपका रुख करना चाहेंगे, हम हमारे देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली जो स्थिति है भयावह ना हो? इस कम शब्दों में आप में इस विषय में बताएं। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर हमारा इमीडिएटली जाने वाला कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे साथ रहेगा, हो सकता है कि और भी बढ़ेगा। जहाँ पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एडवांस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और जहाँ पे ज़रूरत है आपको बिल्कुल वो एडवांस्ड टेक्निक और ट्रीटमेंट से जाना चाहिए। वो तो टेक्निक की बात, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपए की गाड़ी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, लेकिन हम 5 लाख की इलाज करने में सोचते रहते हैं। जी जी। इससे, इस मेंटालिटी से हमें बाहर आनी चाहिए। और कैंसर जो है आज के दिन में पिछले 50 साल पहले जो था उससे काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। क्योर रेट बढ़ चुके हैं, कुछ कुछ कैंसर में क्योर रेट 95%, 98% हो चुके हैं। बहुत अच्छी है। रोकथाम पे हमें आप एक लाइन में बता दें, रोकथाम और आगे बढ़े ना लोगों में। और नहीं, यही सारी चीज़ है, जैसे कि ऑलरेडी डॉक्टर मंधानिया बोल चुके हैं कि प्रिवेंशन के बारे में, प्राइमरी प्रिवेंशन ताकि आपका रिस्क फैक्टर को ही लाइफ से दूर करनी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जहाँ पे कि आपको इमीडिएटली स्क्रीनिंग वगैरह करवा के अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट करानी है। उसके बाद आता है टर्शियरी प्रिवेंशन, जहाँ पे बीमारी पता चल गया है उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट से डरे ना, ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए भी, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन और टेक्निक्स आज के दिन में अवेलेबल हैं। सो क्योर रेट बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है, कैंसर से उतना ज़्यादा डरना नहीं है, कैंसर के आगे भी जीत है। लाइफ बियॉन्ड कैंसर आज के दिन में उतना खराब नहीं है जितना 50-60 साल पहले था। बिल्कुल, काफी सुधार हुए हैं, यही हमारे एक्सपर्ट कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में सुधार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बचाव ही बेहतर रहता है इलाज से। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, चारों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आप फिर से मैं मेहमानों का शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार। नमस्कार।